नमस्कार दोस्तों, बजरंग स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम 12th की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर के बारे में देख लेते हैं। GRAMMER, ये दो मीनिंग ग्रामर से रिलेटेड है। नंबर 1, नंबर 2। यहाँ की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, तो यहाँ इसे फॉलो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ इसको फॉलो किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रामर की, हम बात कर रहे हैं ग्रामर की। व्हाट इज ग्रामर? It is a medium to learn any language. कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अगर लर्न करना हो तो उसके लिए आवश्यकता होती है ग्रामर की। अब ग्रामर के किसी भी टॉपिक की पर्टिकुलर बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब कॉनकाइड के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इस टॉपिक की तो हाल ही में रीट के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, CDS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, SSC के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, नेवी के लिए भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से हम पढ़ लेते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है, ये टॉपिक हमें क्या बताता है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। मतलब वर्ब जो यूज होगी सेंटेंस में वो किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। हमें सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के बारे में हमें बात करनी है। यदि हम सब्जेक्ट के नंबर को और सब्जेक्ट के पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बड़े आराम से वर्ब का यूज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहलाता है। क्या मतलब आया निकल के? वी मस्ट यूज वर्ब according the person and number of subject called subject verb agreement। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकाइड के नाम से भी जानते हैं।
हमारे सामने निकल के आया व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टाइटल से हमने क्लीन कर लिया, टाइटल से हमने क्लियर कर लिया कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना, एग्रीमेंट करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करना। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। देखो देखने में ही बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। लग रहा है कि एक वचन करता आएगा तो एक वचन की क्रिया आएगी, बहुवचन करता आएगा तो बहुवचन की क्रिया आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोबारा से, वी शुड यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कहने का मतलब सब्जेक्ट के नंबर को देख के, सब्जेक्ट के पर्सन को देख के हमें वर्ब का यूज करना है, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, व्हाट इज डेफिनेशन। क्या क्या परिभाषाएं है, क्या क्या मत है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के बारे में। वी मस्ट यूज, बी यानी कि हमको, मस्ट यूज यानी कि यूज करना चाहिए, वर्ब यानी कि क्रिया का, हमें क्रिया का यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग द पर्सन, पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार। किसके पर्सन और नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। वी मस्ट यूज वर्ब अकॉर्डिंग द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और यही क्या हो गया, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड यानी कि कहने का मतलब क्या, हमने वर्ब का यूज कर लिया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का भी क्या, पर्सन और नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार हमने वर्ब का यूज कर लिया। सो इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहा जाता है। हमारी बात रही, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कहने का मतलब क्या है, वही दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करना है, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वर्ब की थोड़ी सी हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। बी की अगर हम बात करें, इज एम आर, वॉज वर, शैल बी और विल बी। बी की अगर हमने प्रेजेंट की बात की, बी फॉर्म्स की, तो बी फॉर्म्स में प्रेजेंट टेंस में जो यूज होने वाली वर्ब्स हैं, इज एम आर है, पास्ट में वॉज और वर है, और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो शैल बी और विल बी। हैज, हैव और हैड, इनको हम हैव फॉर्म्स बोलते हैं। डू, डज, डिड। थोड़ा सा इनका नॉलेज हमें होना जरूरी है। जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे टॉपिक कर रहे हैं तो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में अगर फॉर्म्स की हम बात करें तो यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। बी की अगर हम बात करें तो बी के प्रेजेंट में हम इज का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं और आर का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको पता होगा, नॉलेज होगी, नहीं है तो अपन इसको भी क्लियर कर लेंगे। बी के पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज का और वर का। वी के फ्यूचर में हम यूज करते हैं शैल बी और विल बी का।
हैव वर्ब्स की हम बात कर लेते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट के लिए यूज होती हैं और हैड अपनी पास्ट के लिए यूज होती है। डू वर्ब्स का यूज कर लेते हैं। डू और डज प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और डिड अपना पास्ट के लिए यूज होता है। अब क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है, थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज, आर, was, were, has, have, does, do। थोड़ा सा एक लॉजिक देखें। देखो इसके लास्ट में एस आ रहा है, इसके लास्ट में एस आ रहा है, इसके लास्ट में भी एस आ रहा है और इसके लास्ट में भी एस आ रहा है। यहां इसमें हमने देखा ये एस है, वॉज में हमने देखा ये एस है, हैज में हमने देखा ये एस है और डज में ये देखा हमने एस है। तो एस का मतलब सिंगुलर। कहने का मतलब जिन हेल्पिंग वर्ब्स के पीछे एस आ रहा है वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होंगे। बाकी सबको अगर हम छोड़ दें आंख बंद करके तो इनको हम प्लूरल वर्ब्स कह सकते हैं, इनको हम सिंगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हेनेवर वी आर स्टडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि जहां पे लास्ट में एस आ रहा है वो वर्ब्स अपनी सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर, वो वर्ब्स अपनी सिंगुलर वर्ब्स हो गई, और जहां पे अपना सिंगुलर को छोड़ दो बाकी अपनी प्लूरल वर्ब हो गई। भाई क्या दो ही तो है ना, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर एस लास्ट में है, द वर्ब कॉल्ड सिंगुलर वर्ब, और बाकी सबको प्लूरल वर्ब हम बोल देते हैं। यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और देखो मैं अभी आपको क्या कह रहा था, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है या ई एस लग रहा है। देखो एस लास्ट में है अभी भी, इनको हम सिंगुलर वर्ब्स बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने, यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। सॉरी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का कहीं भी किसी भी ब्लैंक में अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होगी। कहने का मतलब इसको हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज करना है। इज दैट क्लियर? और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में या हम एस लगा रहे हैं या ई एस लगा रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। और अभी हमने बात की थी कि जिसके लास्ट में एस आ रहा है या ई एस आ रहा है तो वो वर्ब होती है कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। पहले एग्जाम्पल देख लेंगे फिर उसके बाद हम रूल लिख लेंगे। इंडिया have won the match by 6 wickets। ये अपना सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस अपना बी है। इंडिया हैज won the match by 100
रन। सी अपना सेंटेंस है, इंडिया इज ए रिच कंट्री। और चौथा हमारा सेंटेंस है, इंडिया आर रिच कंट्री। ये 4 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब इस 4 एग्जाम्पल्स में से, इन 4 एग्जाम्पल्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है ग्रामर के अकॉर्डिंग और कौन सा सेंटेंस राइट है। पहला सेंटेंस अपना है, इंडिया हैव वन द मैच बाय 6 विकेट। इंडिया ने मैच को 6 विकेट से जीत लिया है। दूसरा हमारा है, इंडिया हैज वन द मैच बाय 100 रन। इंडिया ने मैच को 100 रन से जीत लिया है। तीसरा सेंटेंस है, इंडिया इज ए रिच कंट्री। इंडिया एक धनवान देश है। इंडिया आर रिच कंट्री, और इंडिया रिच कंट्री है। विच सेंटेंसेस आर रॉन्ग एंड विच सेंटेंसेस आर करेक्ट। देखिए, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर के दृष्टिकोण से ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। अब हमने देखा ये इंडिया और ये इंडिया, भाई इंडिया दोनों सेम है, दोनों मीनिंग सेम है, लेकिन आपने थोड़ा सा अगर यहां ध्यान दिया हो तो ये जो वर्ब है प्लूरल वर्ब है, हैव, और ये जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। अब इंडिया तो यहां पे भी सब्जेक्ट है, इंडिया यहां भी सब्जेक्ट है। क्या कारण हुआ कि यहां तो हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दी और सेंटेंस हमारा राइट है, और क्या कारण हुआ कि यहां हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो आइए इस रूल को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ध्यान रखना, अगर इंडिया का एक देश के रूप में हम बात कर रहे हैं, एक कंट्री के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो वहां हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। If we talk India as a country, definitely we have to use singular verb in the sentence. अगर इंडिया कंट्री की बात कहीं भी चल रही है तो वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। भारत एक धनवान देश है, ऐसा हम बात कर रहे हैं, तो यहां ये इंडिया जो है वो अपना सिंगुलर नाउन होगा। इंडिया अपना सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, और एक वचन संज्ञा के साथ यहां पे एक वचन की क्रिया यूज की, तो यहां ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। अब ये इंडिया कंट्री है तो ये इंडिया क्या है, ध्यान दो। जब इंडिया की किसी टीम के रूप में बात हो रही हो, टीम क्रिकेट की टीम हो सकती है, हॉकी की टीम हो सकती है, फुटबॉल की टीम हो सकती है, जो भी टीम है एक्स वाई और जेड, वॉलीबॉल, टेनिस, जब गेम्स की बात होती है तो गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इंडिया को प्लूरल नाउन मानते हैं
और जब प्लूरल नाउन हम इसको मानते हैं तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस अपना रॉन्ग है, सेकंड वन, और चौथा तो रॉन्ग दिख ही रहा है सबको। क्या बात की हमने, पहला रूल हमने क्या बात की, देखो हमने इंडिया लिया, राइट, सेंटेंस लिया इंडिया हैव वॉन द मैच, कहने का मतलब हमने हैव को कॉपी किया, हैव को पकड़ा। हैव क्यों आया यहाँ पे, तो क्या नियम हुआ यहाँ पे कि जब भी इंडिया की किसी टीम की बात हो रही हो, टीम का नाम नहीं आएगा, क्रिकेट टीम हो या फिर फुटबॉल टीम हो या वॉलीबॉल टीम हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा सेंटेंस में। अब हमें यहाँ पे अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि इंडिया की किसी टीम की बात हो रही है। हो सकता है 6 विकेट की बात चल रही है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्रिकेट की बात चल रही है, तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ गया। जब भी इंडिया की किसी भी टीम की बात चल रही है, वो क्रिकेट की टीम है या वो हॉकी की टीम है या वो फुटबॉल की टीम है, तो ध्यान रखना ये जो टीम है ना वो सिंगुलर नाउन ना होके प्लूरल नाउन होगी, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस अपना सही हुआ। दूसरा, इंडिया हैज वॉन द मैच, देखो वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख दिया, अब ये सिंगुलर वर्ब है ही नहीं नियम के अकॉर्डिंग, अब ये पढ़ने पड़ा तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तीसरा, मैंने कहा कि इंडिया जब भी किसी कंट्री के रूप में आ रहा है, कंट्री के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे हमेशा वो इंडिया जो है वो सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, राइट हो गया। अब इंडिया के संग हम आर लगा रहे हैं, राइट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि इंडिया कंट्री के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा ना कि आर का। रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो जो भी हमने पढ़ा, इंडिया अगर कंट्री के रूप में होगा तो सिंगुलर नाउन होगी, और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये नियम अपना निकल गया है। इंडिया अगर किसी टीम के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इंडिया की जो टीम है वो प्लूरल नाउन होगी, और प्लूरल नाउन होगी तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। एसएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिया ब्लैंक दूंगा यहाँ पे, इज और आर प्लेइंग गुड क्रिकेट नाउ अ डेज। ये सेंटेंस है, बताइए इसका यूज करूं कि आर का यूज करूं, किसका यूज होगा, इसका यूज होगा कि आर का, आर का यूज होगा। देखिए इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट नाउ आ डेज। देखने में ये सेंटेंस ऐसे लग रहा है कि रॉन्ग है, लेकिन ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि यहां हम इंडिया की किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट टीम की। इंडिया इज प्लेइंग गुड क्रिकेट नाउ अ डेज। अब ऐसे लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो
क्या कहानी समझ में आई कि अगर इंडिया का किसी कंट्री के रूप में यूज हो रहा है तो सिंगुलर नाउन होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। इंडिया की किसी टीम की बात कर रही है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये क्वेश्चन SSC 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्या रूल पहला क्लियर हो गया? दूसरा जो नियम है उसको हम बोलेंगे एंड का रूल। यहां पे कुछ पेयरिंग वर्ड्स में लिख रहा हूं और इन पेयरिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी होगी। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रुथ एंड honesty, going and coming, rise and fall, hammer and शिकल। अप्स एंड डाउन, हॉर्स एंड कैरियर, क्राउन एंड ग्लोरी, ETC। तो वो क्या है ये एक बार देख लेते हैं। रूल फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। क्या था ये हमने पढ़ लिया है। रूल सेकंड की हम बात कर रहे हैं, इसको हम एंड का नियम बोलते हैं। देखो एंड का नियम क्या है, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड होता है, बटर होता है, राइट। राइस एंड कड़ी, राइस एंड करी का मतलब वही दाल और चावल, या कह सकते हैं राइस एंड की चावल और करी एंड की करी, कह सकते हैं करी और चावल या कड़ी और चावल। एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और अनुभव। ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। गोइंग एंड कमिंग, कहने का मतलब आना और जाना। राइज एंड फॉल, राइज का मतलब उठना एंड फॉल गिरना। हैमर को बोलते हैं हथौड़ा और शिकल को हम बोलते हैं छेनी, मतलब छेनी और हथौड़ा। अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव। डाउन का मतलब उतार, अप का मतलब चढ़ाव। हॉर्स एंड कैरियज,
हॉर्स एंड कैरियर्स का मतलब घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी का मतलब हो गया शानो शौकत। देखो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो गौर से, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर देखो ध्यान देने वाली बात है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर। राइस एंड करी मतलब चावल और कड़ी। एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और अनुभव। ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। गोइंग एंड कमिंग, आना और जाना। राइज एंड फॉल, उठना और गिरना। हैमर एंड सिकल, है ना, कहने का मतलब क्या, छेनी और हथौड़ा। अप्स एंड डाउन, उठना और गिरना या उतार चढ़ाव। हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी, शानो शौकत। अब इनका मतलब क्या है, इनको जैसे ही मैंने रीड आउट किया तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि ये जो शब्द हैं वो हमें सिंगल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें सिंगल थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब भी कोई शब्द हमें, कोई भी नाउन हमें, कोई भी प्रोनाउन हमें सिंगल थॉट या सिंगल आइडियाज हमें प्रेजेंट करे तो वहां पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ये हमारा नियम है। क्या नियम है, देखो रूल नंबर सेकंड की तरफ हम आ गए हैं। रूल नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि वे नाउन और प्रोनाउन या वे शब्द जो हमें सिंगल आइडिया देते हो, जो हमें सिंगल थॉट देते हो, वहां सेंटेंस में वो सिंगल नाउन का काम करेंगे। और सिंगल नाउन का जब वो काम करेंगे तो उनके साथ वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर यूज होगी। आइए एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर। is are my favorite breakfast। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। राइस एंड करी is are my favorite डिश। देखो ब्रेड एंड बटर, मैंने कहा कि ब्रेड और बटर जब भी सेंटेंस में आए तो ये हमेशा हमें सिंगुलर नाउन का बोध करवाते हैं, सिंगल आइडिया का यूज करवाते हैं, सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, सिंगल थॉट को प्रेजेंट करते हैं। और जब सिंगल आइडिया और सिंगल थॉट को प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। और जब सिंगुलर नाउन हो गया तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज का।
देखने में ऐसे लग रहा है कि गलत है, ब्रेड और बटर दो हैं, लेकिन ब्रेड और बटर एक ही है। सिंगल सेंस हमें दे रहे हैं, सिंगल थॉट हमें दे रहे हैं। राइस और कड़ी, देखने में ऐसे लग रहा है कि राइस अलग है और कड़ी अलग है, लेकिन राइस और कड़ी दोनों सिंगल आइडिया हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 3, एज एंड एक्सपीरियंस brings wisdom। हाँ भाई, ध्यान दो, मैंने सेंटेंस लिखा है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक ब्रिंग्स विजडम। आयु और अनुभव हमें लाके देते हैं विजडम, यानी कि विजडम को। अब यहां क्या यूज करें, हम ब्रिंग यूज करें या ब्रिंग्स यूज करें? ब्रिंग्स आएगा, क्योंकि ये जो है वो हमें क्या दे रहे हैं, सिंगल आइडिया दे रहे हैं, सिंगल थॉट दे रहे हैं, और ये नाउन जो होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, और जो सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, है ना। ध्यान है ना, एस एस सिंगुलर होता है, ध्यान रखना हमेशा। चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। और ट्रुथ एंड हॉनेस्टी इज आर द बेस्ट वे। ईमानदारी और सच्चाई बेस्ट वे है, क्या यूज करें, इज और आर? इज यूज होगा। और देख लेते हैं। नंबर 5, हॉर्स एंड carriage have arrived। हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी, क्या यूज होगा, हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड? हैज अराइव्ड। तो ये अपना रूल नंबर 2 रहा। रूल नंबर 2 में हमें यही देखने को मिला कि कुछ नाउन हमें सिंगुलर आइडिया, सिंगुलर थॉट का को रिप्रेजेंट करवाती हैं, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। देखिए क्या, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन इज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन, दीपक भैया, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, ब्लैंक, इज आर, एक यूज करना है हमें, है पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। तो इसमें हम क्या यूज करें, इज यूज करें कि आर यूज करें? इज यूज होगा। क्यों यूज होगा इज? देयर इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। हमने कलेक्टिव नाउन की बात ही नहीं की। हमने कहा कि कुछ नाउन और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमें सिंगुलर थॉट
सिंगुलर आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सिंगुलर थॉट और आइडियाज को ये प्रेजेंट करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन होंगे।